जय हिंद दोस्तों। आज हम जो है प्राचीन इतिहास का जो है सिंधु घाटी सभ्यता खत्म करने के बाद उसकी नेक्स्ट अगली जो है संस्कृति को पढ़ेंगे, जो सिंधु घाटी सभ्यता के ध्वंसावशेष पे जो है विकसित हुई। वो थी हमारी वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति अगर हम देखेंगे तो इसका जो है दो भाग है। एक है ऋग्वैदिक युग और दूसरा है उत्तर वैदिक युग। जो थोड़ा सा जो है ऋग्वैदिक एज से विकसित अवस्था में हमको देखने को मिलता है, लेकिन हम जो है क्रम वाइज स्टार्ट करेंगे ताकि जो है सारे विद्यार्थियों को समझने में आसानी हो। तो हम आइए सबसे पहले देखेंगे जो है ऋग्वैदिक युग। ऋग्वैदिक युग जो है इसका काल जो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के आसपास जो है इसके समय को माना जाता है। क्योंकि आपको जो है पता होगा, पिछली वीडियो अगर आपने देखा होगा क्लासेस की सिंधु घाटी सभ्यता की, तो उसमें हमने बताया था कि 1750 ईसा पूर्व से जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जो है शुरू हो जाता है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो जाता है तो उस सभ्यता के बाद जो है 1500 में जो है ऋग्वैदिक युग या वैदिक संस्कृति का विकास होता है। तो आइए हम वैदिक संस्कृति के बारे में जानते हैं। वैदिक संस्कृति या वैदिक संस्कृति में जो वैदिक शब्द है जो है वो किससे मिलकर बना है? वेद से। वेद आपको पता है हमारे वेद कितने हैं? 4 हैं। उस पर हम आगे साहित्य में चर्चा करेंगे। जब वैदिक संस्कृति के साहित्य की चर्चा करेंगे तो उसमें जो है आपको बताएंगे वेदों के बारे में। तो ये किससे निकल के बना है? वेद से। और वेद का अर्थ होता है, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। तो वैदिक शब्द जो है कैसा है? वेद का मतलब होता है ज्ञान, अर्थात ज्ञानियों की संस्कृति हो गई, इसका अर्थ हो गया हमको ये। और वैदिक संस्कृति के निर्माता किसे माना जाता है? तो आर्यों को माना जाता है। वैदिक संस्कृति के निर्माता हम इसको मानते हैं, आर्यों को मानते हैं। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। ये एक भाषा सूचक शब्द है जो ये कि प्रजाति विशेष को जो है इंगित नहीं करता है। आर्य जो है संस्कृत भाषा से निकला हुआ जो है एक शब्द है। अब अगर बात करें कि क्या जो है आर्य को जो है लिपि का ज्ञान था, तो हम कहेंगे नहीं, आर्य जो है उनको लिपि का ज्ञान नहीं था। तो आप कहेंगे जब आर्य को लिपि का ज्ञान नहीं था और जो है वैदिक मतलब वेद का अर्थ होता है ज्ञान, और इन्होंने जो है भारत के सबसे प्राचीनतम वेद, हमारे प्राचीन वेदों को जो है इस संस्कृति ने दिया है, तो ऐसे कैसे हो गया कि बिना लिपि के ज्ञान के जो है ये जो है अपने ज्ञान को जो है कैसे एक दूसरे को देते रहे होंगे, कैसे एक दूसरे के पास पहुंचाते रहेंगे। तो बता दें कि आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था। ये अपने ज्ञान को जो है सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को पहुंचाते थे। जैसे मान लीजिए कि हमारे दादाजी को कोई ज्ञान प्राप्त था, मान लीजिए उनको इतिहास आता था। अब वो इतिहास जो है सारा किसको बताएंगे? अपने बेटे अर्थात मेरे पिताजी को। तो सारा ज्ञान बता के मर गए, मेरे पिताजी ज्ञानी हो गए इतिहास के। अब मेरे पिताजी क्या करेंगे कि मैं उनका पुत्र हूं, तो वो मुझे जो है उस ज्ञान के बारे में बताएंगे, तो मैं उस ज्ञान को सुनूंगा और जो है मैं भी जो है इतिहास का ज्ञाता बन जाऊंगा। इसलिए एक पीढ़ी से मेरे दादाजी, दादाजी के बाद पिताजी, पिताजी के बाद मैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो ज्ञान जो है जाता रहता था जो है उसके द्वारा ही जो है अपने ज्ञान को जो है प्रचारित करते थे या बढ़ाते थे। इसीलिए जो है वैदिक साहित्य को जो है क्या कहते थे? श्रुतियां कहते थे या श्रुति साहित्य भी कहते हैं। जो सुन सुन के जो ज्ञान प्राप्त हो उन्हें श्रुति कहते हैं। अन्य नाम इसे जो है अन्य नाम से भी जाना जाता है। इन श्रुति साहित्य को जो है संगीता के नाम से जाना जाता है। ये था इसका जो है बेसिक ज्ञान। अब आइए हम देखते हैं कि हम ऋग्वैदिक युग में क्या क्या जो है पढ़ेंगे। ये बात जानना जरूरी होता है।
क्योंकि हर चैप्टर के लिए हमारे पास या आप सब भी एक फ्रेमवर्क जो है बना के रखे, उससे ये पता चलेगा कि हम क्या क्या पढ़ना है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो हम जो है वैदिक युग में सबसे पहले जो है विवाद बना हुआ है इसका आर्यों के मूल निवास का। तो हम उस विवाद को देखेंगे, आर्यों के मूल निवास को देखेंगे कि वो कहाँ के रहने वाले हैं, भारत के थे या भारत के बाहर के थे। इनमें जो इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन बनते हैं उसको हम देखेंगे। उसके बाद इसी संबंध में जो है एशिया माइनर से जो है हमको जो है एक अभिलेख मिला है, उसके एशिया माइनर का जो प्रमाण है उसके हम चर्चा करेंगे। फिर आ जाएंगे हम जो है कि ऋग्वैदिक जो आर्य थे, आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र क्या था, किस एरिया में जो है ये जो है फैले हुए थे, किस एरिया में निवास स्टार्ट किए थे, किधर से आए थे, ये हम देखेंगे। उसके बाद उस समय जो है उन नदियों की भी चर्चा करेंगे जो इनके क्षेत्रों में, इस भौगोलिक क्षेत्र में पड़ती थी। तब हम आएंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा हमारा वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में आपको पता है कि हमारे जो 4 सबसे प्राचीनतम ग्रंथ हैं, वैदिक ग्रंथ हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो हम जो है इनकी चर्चाएं करेंगे, इनके ब्राह्मण को देखेंगे, इनके उपवेद को देखेंगे। उसके बाद जो है बाद में उपनिषदों को भी हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम कुछ देखेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलते हैं क्या ऋग्वैदिक युग में, उसे देखेंगे। फिर हम सीधे जो है उस समय के ऋग्वैदिक एज के जो है आर्थिक मतलब जनजीवन पे आ जाएंगे। जनजीवन में हम राजनीतिक संगठन को देखेंगे, उनकी चर्चाएं कहाँ कहाँ हुई हैं उस पर चर्चा करेंगे। सामाजिक जीवन को देखेंगे, उस समय के सामाजिक जीवन कैसा था जो है। उसी तरह हम आर्थिक जीवन को देखेंगे, आर्थिक जीवन में स्थिति क्या थी। धार्मिक जीवन को देखेंगे कि उस समय जो है ऋग्वैदिक धार्मिक रूप से कितने जो है समृद्ध थे। ये जो है हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसपे हम जो है इसी बेस पे आपको हम आगे बढ़ेंगे लेके। आइए सर इसकी सबसे पहली टॉपिक हम चर्चा करते हैं आर्यों का मूल निवास। आर्यों के मूल निवास में साक्ष्यों जो है मतभेद विद्वानों मध्य, कुछ मतभेद इसलिए मतभेद है, कुछ इनको जो है भारतीय मानते हैं, कुछ विदेशी मानते, कुछ अलग अलग जगहों से मानते कि यहां से आए यहां से आए। तो हम जो है एक एक करके उनके विषय में देखेंगे, खास करके जो बहुत इंपॉर्टेंट है जहां से बार बार क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी जो हाल में शोध हुए हैं, हाल में जो चर्चाएं हैं उनमें जो है जर्मनी के में एक शोधकर्ता थे, भारतीय शोधकर्ता थे, वहां से शोध करने के बाद जो है वो आ गए भारत में। उनका नाम था भगवती दास टिडवानी। भगवती दास टिडवानी ने एक बुक लिखी रिटर्न ऑफ द आर्याज। तो इस बुक में जो है रिटर्न ऑफ द आर्याज में उन्होंने जो है कहा कि जो आर्य हैं वो जो है भारत के ही मूल निवासियों, कहीं बाहर से आए हुए नहीं। ये अभी नवीनतम शोध है, हाल में चर्चा की गई शोध के अनुसार ये मानते हैं भगवती दास टिडवानी ने कि जो है भारत के जो आर्य थे वो भारत के ही मूल निवासी। इसमें जो है आर्यों के मूल निवास में सबसे पहले हम देख लेते हैं जो है सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश जो है 7 नदियों के क्षेत्र को कहते हैं जो सैंधव घाटी में जो है बहती थी। खास करके जो है वही हो गई सिंधु, झेलम, चिनाब, सतलज, ब्यास, ये सारी नदियां जो है 7 नदियों का संगम जो होता है। और इस संगम को जो है इस क्षेत्र में जो एरिया पड़ता है उसे कहते हैं सप्त सैंधव प्रदेश। तो इसका जो है डॉक्टर अविनाश चंद्र दास थे और डॉक्टर संपूर्णानंद ने कहा कि जो है जो आर्य थे वो जो है कहाँ के निवासी थे, सप्त सैंधव प्रदेश के थे। और ये जो है धीरे धीरे जो है पूरे भारत में फैले थे। इसका जो है उन्होंने वर्णन कैसे किया है जो है, क्योंकि ऋग्वेद में जो है सप्त सैंधव प्रदेश की चर्चा है और ऋग्वेद में ही जो है सप्त सैंधव प्रदेश को क्या कहा गया है, देवकृत योनि कहा गया है। इसके आधार पे ऋग्वेद में जो है इस क्षेत्र में देवासुर संग्राम हुआ था, मतलब देवताओं के बीच
और जो है किसके बीच, असुरों के बीच, देवता के बीच और जो है असुरों के बीच क्या हुआ था, संग्राम हुआ था। इस संग्राम में जो है असुर बेचारे जो है हार गए थे। और ये हारने के बाद सैंधव के पश्चिम में, अगर सिंधु नदी आपको याद होगी तो सिंधु नदी के पश्चिम में जो है असुर लोग जो है चले गए थे। हमको लगता है ईरान साइड, ईरान के साइड में, ईरान इराक साइड में ये लोग चले गए थे। इसका प्रमाण हमको मिलता कहां से है कि जब फारसियों का ग्रंथ है जिंद अवेस्ता, फ्रांसियों का जो है ग्रंथ है क्या है, जिंद अवेस्ता। इस जिंद अवेस्ता में जो है अहुरमज्जा का वर्णन है। जो अहुरमज्जा एक देवता है उनका जो है जिक्र है। अहुरमज्जा जो है फारसियों फारस लिपि में अहुरमज्जा जो है भाषा में जो है इनको असुरों का देवता माना जाता, और इन असुर के देवता उन्हीं असुर से तुलना की जाती है जो है देवासुर संग्राम में पराजित हुए थे। अब हम देखते हैं जो है उसके बी पॉइंट पे जो आर्यों का मूल निवास है, जो है पंडित गंगानाथ झा जी हैं। इन्होंने जो है कहा है कि जो है आर्यों का जो मूल निवास है वो जो है ब्रह्मर्षि देश है। ब्रह्मर्षि देश जो है वही सिंध और जो है वाली एरिया, जो पंजाब क्षेत्र और पाकिस्तान के कुछ एरिया को जो है ब्रह्मर्षि देश जो है कहते थे। तो ये कह रहे हैं कि ये जो आर्यों का मूल निवास है यहीं से जो है फिर ये जो है पूरब की ओर मतलब गंगा घाटी की तरफ जो है आर्य जो है बढ़ते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट है जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी हैं और पार्टीजर महोदय ने जो है आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत माना है। कि बोल रहे हैं कि तिब्बत से जो है ये लोग जो है भारत में आए हुए हैं, मूल निवासी जो है तिब्बत के हैं आर्य। और इसका वर्णन जो है स्वामी विवेकानंद ने, उनकी एक बुक है सत्यार्थ प्रकाश, इन्होंने उसमें जो है इसका वर्णन या जिक्र किया हुआ है। अब आते हैं उत्तरी ध्रुव, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उत्तरी ध्रुव से जो है आर्यों का मूल निवास स्थान मानते हैं पंडित बाल गंगाधर तिलक। तिलक जो कई बार क्वेश्चन पूछता भी है इनके इस उत्तरी ध्रुव को लेके। तो अब जो है इनकी जो बुक थी दी आर्कटिक होम ऑफ दी आर्यन, इस बुक में जो है इन्होंने जो है ये जिक्र किया है कि आर्य जो है कहां पे रहते थे, उत्तरी आर्कटिक में रहते थे। और उस आर्कटिक से जो है वो जो है भारत की तरफ बढ़े थे और भारत में आके बसे थे। अब नेक्स्ट देखते हैं मध्य एशिया में बैक्टीरिया क्षेत्र। मध्य एशिया में बैक्टीरिया क्षेत्र से कुछ विद्वान जो है मानते हैं कि जो है आर्य जो है वहां से आए थे। अब इसको मानता कौन है, इसको मानते हैं सबसे जो है जो प्रबल समर्थक है इसके जो है जर्मन विद्वान है मैक्स मूलर। तो मैक्स मूलर जो है वो इसलिए मानते हैं, उसका कारण वो देते हैं कि ऋग्वेद में जो है ऋग्वेद और ईरानी जो ग्रंथ है उनमें जो है बहुत सारी समानताएं हैं। जो ईरानी ग्रंथ है जिंद अवेस्ता, उनमें जो है भाषा के आधार पे बहुत सारी समानता है। जैसे जो है उन्होंने कहा है कि जो वैदिक इंद्र थे और जो है अवस्था के जो इंद्र थे दोनों को सेम नाम से पुकारा जाता था। इन दोनों को क्या है, सेम नाम से पुकारा जाता था। उसके अलावा जो है जो वैदिक देवता के वायु देवता थे वो जो है अवस्था में वायु के नाम से जाने जाते थे। इनमें भी समानता देखने को मिलती है। वैदिक देवता मित्र थे, वहां जो है अवस्था में मित्र के नाम से जाने जाते थे। तो इस आधार पे भी जो है इन्होंने कहा कि इन दोनों में जो है बहुत सारी समानताएं हैं। उसके अलावा जो है वैदिक युद्ध कुत्ता जो है और अवस्था में कुत्ता को जो है भूर्ज कहते थे। वैदिक ग्रंथों में जो है घोड़ा कहा जाता था और अवस्था में जो है देवदारू कहते थे घोड़े को। इन आधार पे जो है इन्होंने कहा कि इस तरह से इनमें भाषाई समानता है। तो भाषा समानता के आधार पे इसका मतलब है कि ईरान से या मध्य एशिया के बैक्टीरिया
से लोग जो है अथवा अल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र से जो है वो इस एरिया में आए होंगे, भारत में आए हैं ये लोग। यूरेशिया में जो है ये यूरेशिया के लोग जो भारत में आके जो है यहाँ जो है एक नई जो है संस्कृति का विकास किया। तो इन्होंने जो है मैक्स मूलर ने जो है मध्य एशिया में बैक्टीरिया क्षेत्र को जो है आर्यों का मूल निवास माना। तो देखिए उसके ये तो था इंपॉर्टेंट फैक्ट इनके मूल निवास को लेके, लेकिन जो है जो इससे संबंधित विवाद है बहुत सारे जो है आर्यों के आक्रमण के संबंध में जो है बहुत सारा विवाद है। कुछ लोग कहते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, आप पतन में पढ़े होंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता में आर्यों के आक्रमण को भी बहुत सारे इतिहासकार जो है कोड करते हैं कि आर्यों ने जो है आके आक्रमण किया और सिंधु घाटी सभ्यता का वो विनष्ट किया। उसका प्रमाण भी देते हैं कि मोहनजोदड़ो से जो है कई सारे नरकंकाल पाए गए थे। लेकिन इस आक्रमण का विवाद जो है दो तरीके से है। एक ये भारत के निवासी थे, इस संबंध में जो विवाद है, ठीक है, और दूसरा था जो है तो इस जो भारतीय विवाद है, भारतीय निवासी थे और इस लड़े थे अपने में, इसका कोई प्रमाणिक साक्ष्य नहीं मिला हमें आप तक। लेकिन जो है आक्रमण संबंधी बाहर से जो है हमको जो है जो ये बाहर से जो है कुछ विद्वानों ने जो है इसका जो है इस आक्रमण की पुष्टि की हुई है। अब आइए हम देखते हैं किस आधार पे की हुई है कि जो है आर्य आक्रमण किए थे। तो कुछ विद्वान जो है 1500 ईसा पूर्व के आसपास बोले कि ये जो आर्य थे वो भारत आए थे, और इसी 1500 ईसा पूर्व के में जो है हमारे ऋग्वैदिक संस्कृति की शुरुआत होती है। इनमें जो है मैक्स मूलर महोदय का एक अपना अलग ही थॉट है, अलग ही मत है। ये कहते हैं कि नहीं 1500 ईसा पूर्व नहीं, 1200 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य में जो है आर्य आए और क्या किए, आक्रमण किए थे। तो इसका आधार वो क्या देते हैं, क्योंकि मैक्स मूलर जो है कट्टर ईसाई थे। कट्टर ईसाई होने के नाते इनकी जो है जो ईसाइयों की जो है सबसे पवित्र ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ बाइबिल, इस बाइबिल में जो है उनकी अटूट श्रद्धा कूट कूट के भरी हुई। और इस बाइबिल में ही जो सृष्टि की रचना का डेट दिया गया है वो दिया गया है 23 अक्टूबर 4004 ईसा पूर्व, 23 अक्टूबर 4004 ईसा पूर्व। तो 1000 से लेके 600 मतलब 1000 या 1200 ईसा पूर्व से 1000, तो कुल मिला के इनके पास जो है जो सृष्टि की रचना 404 ईसा पूर्व मतलब 6000 ईसा पूर्व बचता है इनके पास, अगर 1000 मानते हैं तो इसी में जो है इनको क्या करना है कि जितनी सारी घटनाएं हुई हैं इन्हीं 6000 ईसा पूर्व में जो है 6000 वर्षों में इनको क्या करना है, समाहित करना है, उसी में जो है क्रमवाइज दिखाना है। इस आधार पे जो है ये जो है मानते हैं कि 1200 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य जो है आर्यों ने आक्रमण किया। अब क्योंकि विवाद का जो कारण क्या है, आर्यों के आक्रमण से संबंधित विवाद का कारण क्या है, इसकी एक मजेदार कहानी है कि इटली के जो है एक सौदागर मतलब जो सामान बेचते हैं, लाते ले जाते हैं, उन्हें कहते हैं सौदागर। तो एक सौदागर थे फिलिप्पो सस्तेंती। फिलिप्पो सस्तेंती जो है भाई साहब गोवा गए। अब गोवा की महिमा सबको पता है, सुंदर सुंदर ब्रिज हैं। तो ये गोवा इनको इतना भाया कि वो जो है वहां पे 5 वर्षों तक रहे। बोले हम सारा जेबा नहीं करेंगे कहीं यहाँ है इस वातावरण से। तो वो जो है 1583 में आए और 1588 तक जो है वहां पे गोवा में रहे। तो गोवा में मौज मस्ती के साथ भी इन्होंने एक काम किया कि 5 वर्षों में जो है संस्कृत का अध्ययन किया, क्योंकि उस समय जो है भारतीय भाषा क्या थी, हमारी संस्कृत थी। तो संस्कृत का जो है फिलिप्पो महोदय ने अध्ययन किया। तो उन्होंने देखा कि जो संस्कृत की भाषा है और यूरोपियन भाषा है उनमें जो है बहुत सारी समानताएं हैं, खास करके लैटिन व ग्रीक में जो है समानताएं संस्कृत को लेके। तो इस तरह से बहुत सारी समानताएं मिलती हैं। इस आधार पे जो है इन्होंने जो है जिक्र किया कि शायद जो है इनके बीच कुछ समानताएं रही होंगी। इसी क्रम को जो है बाद में सर विलियम जोन्स ने, जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना भी किया था, इन्होंने सर विलियम जोन्स ने इसी चीज को जो है क्या किया,
आगे बढ़ाया इसी बातों को। तो आगे बढ़ाया, जब रिसर्च किया तो इन्होंने जो है, इन्होंने भी देखा कि हाँ नहीं सही बात है, संस्कृत भाषा और जो है यूरोपीय भाषाओं के बीच जो है बहुत सारी समानताएं हैं। तो इन्होंने कहा कि शायद हो सकता है कि जो भारतीय थे और यूरोपीय वासी, मतलब यूरोपीय थे, उनके पूर्वज शायद एक ही प्रदेश से आए रहे होंगे, एक ही प्रदेश के रहे होंगे। क्योंकि ये भी अंग्रेज थे, तो ये नहीं मानेंगे कि भाई भारतीय कोई जाके वहां अंग्रेज में बसा होगा। तो ये बोले कि शायद वहीं से लोग आके जो है यहाँ पे बसे रहे होंगे। इसका उन्होंने आधार दिया कि ये जो लोग थे यहाँ के, जो भारतीय थे और यूरोपीय थे, ये दोनों जो है क्या बोलते थे, भरोपीय भाषा। भरोपीय से आशा है हिंदू और यूरोपीय भाषा, तो भारत की भाषा और यूरोपीय भाषा को मिला के भरोपीय भाषा इन्होंने बनाया और उससे बोला कि हिंदू यूरोपीय भाषा जो है ये लोग बोलते थे। इस आधार पे जो है इन्होंने कहा कि जो है आर्य ने आक्रमण किया होगा। अब हम देखते हैं वैदिक संस्कृति में एशिया माइनर में आर्य संस्कृति के प्रमाण। क्योंकि भारतीय परिप्रेक्ष्य में हमने देख लिया और देखा यह भी कि क्या ये मूल निवासी हैं कि नहीं है। इसी संबंध में जो है एक हमको जो है एशिया माइनर ईरान के पास, या कह सकते हैं आधुनिक तुर्की में जो है बॉर्डर पे एक जो है उसके प्रमाण मिला है। उसके आधार पे जो है हम देखते हैं ईरान इराक के पास, तो सबसे पहला जो है हिंद यूरोपीय भाषा का जो सबसे पुराना नमूना मिला हमको जो है वो मिला जो है ईरान के एक अभिलेख से। और ये अभिलेख जो है 2200 ईसा पूर्व का था। बाद में ऐसे ही साक्ष्य अन्य जगहों से मिले, सभी नहीं लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे उसी के बाद जो है अनातोलिया तुर्की में जो है 19वीं से 17वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास जो है हिट्टाटाई अभिलेख मिला था। यहां पे भी जो है हिंद यूरोपीय भाषा का प्रमाण हमको जो है देखने को मिलता है, जिससे ये हम कह सकते हैं कि ये दोनों संस्कृतियां जो है जो आपस में जो है मेल खाती हुई प्रतीत होती हैं। इसके बाद जो है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बनते भी रहते हैं, वह है बोगोज-कोई का अभिलेख। बोगोज-कोई अभिलेख जो है ये 1400 ईसा पूर्व के आसपास जो है का है ये। और ये जो है कहां से मिला है, पश्चिम एशिया या एशिया माइनर से, जो अभी वर्तमान में जो है आधुनिक तुर्की में जो है पड़ता है। इस अभिलेख में जो है हमको जो प्राप्त हुए हैं जो साक्ष्य हैं, जिससे जो है ऋग्वैदिक युग के प्रमाण हमको मिलते हैं, वह है वहां दो कबीलों का उल्लेख है। इस अभिलेख में दो कबीले हैं, एक है खत्ती कबीला और दूसरा है मितन्नी कबीला। इस दोनों कबीलों में जो है क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। और युद्ध के बाद जो है युद्ध हुआ था, इसमें ना तो कोई हारा था और ना ही कोई जीता था। ये जो युद्ध जो है एक संधि के द्वारा जो है समाप्त कर दिया गया था। और उस संधि में कुछ देवता जो है साक्षी बने थे। जैसे आज भी जो है जब हम एग्रीमेंट करते हैं किसी से या किसी से संधि करते हैं, तो जो है जिसे 5 पंच कहते हैं, 5 लोग 5 पंच, हाँ, या 2 व्यक्ति साक्षी के रूप में मतलब रखा जाता है कि भाई अगर तुम दोनों भविष्य में जो है मना कर दिए कि हमने कोई संधि नहीं की है, ये व्यक्ति जो है या ये लोग जो है साक्षी के रूप में रहेंगे, बताएंगे नहीं हमारे सामने जो है एग्रीमेंट या संधि हुई है। उसी तरह जो है इन दो कबीलों के बीच में संधि हुई और उसमें जो कुछ देवताओं को जो है साक्षी बनाया गया, वो देवता क्या थे, ऋग्वैदिक युग के देवता थे, जिनमें जो है इंद्र का नाम था, इंद्र थे, मित्र थे, वरुण थे और नासत्य देवता थे। ये बार बार जो है आपको पूछता है कि कौन से देवता जो है का जिक्र है बोगोज-कोई अभिलेख में। ये 4 देवता हमारे हैं, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। इसको याद रख सकते हैं, इमी वरुणा करके जो है आप इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं। नासत्य का जो इससे तुलना की गई है, भारतीय जो देवता थे, जो अश्विन को जो है ईरान में जो है क्या बोला जाता था, नासत्य बोला जाता था। सबसे मजेदार बात है कि ऋग्वैदिक एज के सबसे महत्वपूर्ण देवता जो है अग्नि थे, लेकिन अग्नि का जो है इस अभिलेख में कोई भी साक्ष्य हमको नहीं मिलता। अब आइए हम देख लेते हैं कि ऋग्वैदिक आर्य जो है
वैदिक आर्य जो है किस एरिया में अपना निवास किए, मतलब कैसे कैसे आए, उनका क्षेत्र क्या था, वो सब जो है देख लेते हैं। तो इनका जो भौगोलिक क्षेत्र था, हम जिस ऊपर से आते हैं अफगानिस्तान की तरफ से, तो ऋग्वेद में जो है हमको अफगानिस्तान की 4 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें जो है एक है कुंभा, जिसको जो है आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो है काबुल के नाम से जानते हैं। दूसरा है कुरुभू, उसे जो है आज जो है कुर्रम के नाम से जानते हैं। तीसरा है नदी गोमती, जिसे गोमल के नाम से जानते हैं। और चौथी नदी है सुवास्तु, जिसे स्वास्थ्य नदी के नाम से हम आज जो है जानते हैं। इन नदियों का जो है उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है हमको। उसके बाद जो है जो क्षेत्र जैसे ही आगे बढ़ता है, तो फिर सप्तसंधव प्रदेश का जो है वर्णन जो है मिलता है। सप्तसंधव प्रदेश उस क्षेत्र को कहते हैं जहां 7 नदियां बहती हैं। अभी हमने आपको जिक्र भी किया इसके बारे में। तो ये 7 नदियां थी। सिंधु थी, सिंधु नदी जो सबसे इंपॉर्टेंट नदी थी। सरस्वती थी उस समय की। शतुद्री थी जो आज जो है सतलज के नाम से जानी जाती है। उसके बाद विपाशा थी, जिसे जो है ब्यास नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद पुरुषणी थी, जिसे रावी के नाम से जाना जाता है। वितस्ता, जिसे झेलम कहते हैं। अस्कनी, जिसे जो है चेनाब कहते हैं। इस क्षेत्र से जो घिरा प्रदेश था, इसे जो है नदियों के क्षेत्र से जो घिरा प्रदेश, उसे सप्तसंधव प्रदेश कहते हैं। अब इन प्रदेशों से क्रॉस होते हुए आर्य जो है अब किधर बढ़ रहे हैं? पूरब की तरफ। पूरब की तरफ अब समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे घुसना इन्होंने प्रारंभ कर दिया है। तो यहां पे जो है इस जो है कुरुक्षेत्र के आसपास, हरियाणा में जो कुरुक्षेत्र है, जहां पे महाभारत का लड़ाई हुआ था, उस क्षेत्र के आसपास जो है ये धीरे धीरे प्रवेश करके वहां बढ़ते हैं। वहां जैसे ही प्रवेश करते हैं, उस क्षेत्र पे ये अपना अधिकार जमा लेते हैं। और उस क्षेत्र को किस नाम से पुकारते हैं? ब्रह्मवर्त के नाम से पुकारते हैं। अगर पूछे एग्जाम में कि जो है कुरुक्षेत्र के क्षेत्र को ऋग्वेद में किस नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे कि ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता है। फिर यहां से जो है ये आगे बढ़ते हुए अपने गंगा नदी की तरफ बढ़ते हैं। गंगा नदी क्षेत्र, गंगा दोआब के क्षेत्र में बढ़ते हैं। चूंकि ऋग्वेद में इसका साक्ष्य इसलिए मिलता है कि गंगा नदी का मात्र एक बार, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये भी पूछता है कि किस नदी का कितनी बार उल्लेख हुआ है। तो आपको ध्यान देने योग्य बात है, क्योंकि आज की गंगा जो है हमारी सबसे जो है महत्वपूर्ण नदी है, सबसे पवित्र नदी है। लेकिन ऋग्वैदिक एज में गंगा का उल्लेख मात्र एक बार हुआ है, बल्कि जो है उसकी सहायक नदी यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है। इसको जो है ध्यान रखें। इसके साथ ही कश्मीर की एक नदी का भी वर्णन आता है ऋग्वेद में, उसे जो है मरुदबिरदा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो है हिमालय की चोटी जो है, उस समय वर्तमान हिमालय की चोटी थी, उसको जो है क्या कहते थे? मुजवंत। उस चोटी का नाम था मुजवंत चोटी। इसका भी उल्लेख आता है। ये जो है हिमालय की एक चोटी थी। तो यहां से जो प्राप्त होता था, सोमरस प्राप्त होता था। सोमरस से आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आंसर लगा सकते हैं कि मदिरा जो है वहां से, ये नशे की वस्तु थी, सोमरस मदिरा टाइप ही कुछ यहां से प्राप्त होता था। इस सोमरस को पीने के बाद जो है आदमी जो है नशे से दुष्ट हो जाता था। तो सोमरस जो है कहां से मिलता था? पश्चिमी हिमालय में स्थित था मुजवंत पर्वत, वहां से जो है सोमरस प्राप्त होता था। हम आगे भी बताएंगे कि सोमरस के देवता पे कौन सा मंडल जो है ऋग्वेद का समर्पित है, उसको हम आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद जो है हम फिर से आते हैं, ये पश्चिम में जो पूरा क्षेत्र था, जो ऋग्वैदिक आर्यों का जो पूरा क्षेत्र था, ये जो फैले हुए थे, ये जो है पश्चिम में कहां पे? ऊपर अफगानिस्तान, ऊपर इधर अफगानिस्तान, पूर्व में गंगा नदी के पश्चिमी तट तक, उसके बाद जो है उत्तर में हिमालय से दक्षिण में राजस्थान की उत्तरी सीमा तक इनका जो है विस्तार था आर्यों का। इस क्षेत्रों में जो है निवास करते थे। अब आइए हम देख लेते हैं कि वैदिक नदियां कितनी थी और ऋग्वैदिक एज में, और चर्चाएं किस तरह से होती। वैदिक नदियां कुल ऋग्वेद में जो उल्लेख है उस समय जो है, उस समय जो वैदिक नदियां थी कुल लगभग जो है
31 नदियों का हमको उल्लेख मिलता है। लेकिन ऋग्वेद में जो है केवल हमको जो है 25 इंपॉर्टेंट नदियों का जो है क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। अब जो है ऋग्वेद का एक सूक्त है नदीतमा सूक्त। उस नदीतमा सूक्त में हमको मात्र जो है 21 महत्वपूर्ण नदियों का जो है वर्णन मिलता है। कितना? 21। अब इस 21 नदियों में जो सर्वाधिक बार जिस नदी का उल्लेख हुआ है वह है हमारी सिंध नदी। उस समय जो है सिंध नदी महत्वपूर्ण नदी थी, इसका सबसे ज्यादा उल्लेख हुआ है। जबकि जैसे आज जो है पवित्र नदी हमारी गंगा है, लेकिन ऋग्वैदिक एज में पवित्र नदी हमारी क्या थी? सरस्वती थी। आर्यों की पवित्र नदी क्या थी? सरस्वती थी, जिसे नदीतमा कहा जाता था, अर्थात नदियों की मां। और ये नदियों में जो है सबसे प्रमुख थी। सबसे मजेदार बात ये आपको देखने को मिलेगा, ये जो नदीतमा सूक्त था, नदी सूक्त है, नदीतमा सूक्त है, इसमें जो है मतलब व्यास नदी मतलब विपाशा नदी का उल्लेख नहीं मिलता। व्यास नदी जिसे जो है मतलब विपाशा नदी जिसे व्यास नदी कहते थे, इसका उल्लेख नहीं मिलता। इसी में जो है हमको जो है ऋग्वेद में ही समुद्र का भी वर्णन देखने को मिलता है। समुद्र में इसलिए देखने को मिल जाता है कि उसमें एक जिक्र किया गया है कि सिंधु और सरस्वती नदी बहती हुई जो है कहां जाके मिलती है या कहां जाके गिरती है, तो वो जो है समुद्र में जाके मिलती है। आज इतना ही। कल जो है हम वैदिक साहित्य पे, वैदिक साहित्य जितने भी हैं उस पर चर्चा करेंगे और उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आपको जो है बताएंगे। धन्यवाद।